मॉर्निंग 2027 एस्पिरेंट्स। आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अपना 2024 और 2025 में इतने कम टाइम में कैसे नीट में सिलेक्शन लिया था और मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। 2024 का मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल बताऊंगी और 2025 का थोड़ा कम बताऊंगी क्योंकि 2024 में मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था, तो 2025 मेरे लिए थोड़ा ईजी था, इसलिए मैं 2024 का बताऊंगी। क्योंकि जो लोग न्यू हैं उनको मैं ये बता देती हूँ कि 2024 और 2025 दोनों में मेरा नीट का सिलेक्शन हो गया था। आज मैं कॉलेज में हूँ तो भी ये बात बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। 2024 एक बहुत डिस्टर्बिंग ईयर है, मतलब मेरी पूरी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग ईयर मेरा 2024 था। उस टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया था और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे सारी चीज़ें की थी। ठीक है, सबसे पहली बात, जब मैं 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, तभी मुझे पता था कि फिजिक्स और ऑर्गेनिक और ऑलमोस्ट ऑल ओवर केमिस्ट्री मेरा वीक है। बायो मेरा स्ट्रॉन्ग है या नहीं ये मुझे तब नहीं पता था, क्योंकि लेकिन ये पता था कि 22 लाख या 24 लाख में 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो बहुत अच्छे से करके जाते हैं, मतलब बायो हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है और ये मुझे पता था। तो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे करना था, सबसे पहला फोकस जो मुझे करना था वो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करना था। उसके बाद मेरी ये चीज़ें थी कि मुझे लेक्चर लेना है, क्योंकि मेरा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं लेक्चर ऑनलाइन लेना स्टार्ट की थी, क्योंकि ऑफलाइन मैं जा नहीं पाती थी। मतलब इन द सेंस ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होती थी अपने हेल्थ इशू की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन मेरे लिए कंसिस्टेंटली जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं जाती थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन लिया था। उसके बाद ये है कि अगर आप कौन सा लें, ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, तो मैं ये कहूँगी कि आपको जो अच्छा लगता है वो लो। ऑनलाइन बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास बहुत ईजी कोई चीज़ है। ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ऑफलाइन जा सकते हो तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि प्लीज़ आप ऑफलाइन जाना। अब अपन बात करते हैं लेक्चर को कंटिन्यू करना, लेक्चर कंसिस्टेंसी से करना। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, विच इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। बस कर दो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था। मुझे लगा था कि बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए वो वीडियो बनाई थी। अब अपन बात करते हैं कि मैंने लेक्चर फिक्स कर लिया कि मुझे यहाँ से इन सर से लेक्चर लेना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक ऐप डिस्कवर किया, विच इज़ मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लगी। ये चीज़ है कि उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 45,000 क्वेश्चन है। ठीक है, 45,000 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर मैं कोई लाइन पढ़ती हूँ एनसीईआरटी का, और अगर वो लाइन पढ़ने के बाद सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ या फिर कोई भी चीज़ जो मैं पढ़ती हूँ और वो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए हर एक लाइन से क्वेश्चन है। पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के हर एक लाइन से क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चीज़ है कि अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया वो सही हो गया तो वो लेवल 2 पे जाएगा। एक प्रॉपर लेवल है, 7 लेवल फिक्स है, वो प्रॉपर 2 पे जाएगा। अब 2 पे जाने के बाद फिर आप उस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप रिवर्स पे चले जाओगे लेवल 1 पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको डिवाइन करता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सको। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है और ऑनलाइन है जो लेवल वाइज है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करके फटाफट से अपनी प्रिपरेशन और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हो। चले अब अपन बात करते हैं कि आगे मैंने किस तरह प्रिपरेशन की थी। तो ये वाली चीज़ हो गई कि मैंने लेक्चर फिक्स कर लिया था। लेक्चर फिक्स करने के बाद अब मेरा ये था कि मुझे मॉड्यूल भी करना है। मॉड्यूल किस तरह करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आई थिंक मेरे प्रिपरेशन में, क्योंकि मॉड्यूल मेरे साथ में बहुत सारे लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही मॉड्यूल मैं ही मॉड्यूल कर रही थी, लेकिन मॉड्यूल किस तरह करना है। मॉड्यूल के ऑलमोस्ट जितने भी मॉड्यूल हैं इंडिया में, उसमें 2 से 3 एक्सरसाइज होता है। आपके पास जो मॉड्यूल है और आपको जो अच्छा लग रहा है उस मॉड्यूल को आप प्रेफर कर सकते हो। मॉड्यूल का कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं करो वो वाला नहीं करो। सारे मॉड्यूल ऑलमोस्ट अभी बहुत रिफाइन होकर आ चुके हैं और सारे मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल को किस तरह करती थी कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करती थी। एक्सरसाइज मुझे पता था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा तो मेरा एक्सरसाइज बन जाएगा। मेरा मेन फोकस पता है, उस जो कंटेंट होता है ना, जो अंदर के कंटेंट होते थे, मेरा मेन फोकस मॉड्यूल में वो रहता था। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेरा फोकस रहता था उस चीज़ पे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंटेंट होता है मॉड्यूल के, उसके अंदर मुझे मिलता था, जिससे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चली जाती थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। तो इसलिए मैं मॉड्यूल में, अगर आपको बताऊँ तो मॉड्यूल में ना मैं बहुत ज़्यादा उसके कंटेंट को प्रीफर करती थी। मैं फिजिक्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा फिजिक्स का थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो मेरा बहुत अच्छे से नोट्स, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत ईजिली मैं चीज़ें सॉल्व कर लूँगी। फिजिक्स में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो सारे बच्चे करते हैं, कि जो ऑलमोस्ट बच्चे नहीं करते हैं, वो ये है कि सबको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिजिक्स हो जाएगा, और क्वेश्चन हो नहीं पाता तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता, सिर्फ लेक्चर होता है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? थ्योरी अगर आपका क्लियर हो गया ना तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, पहली बार किसी के मुंह से सुने कि फिजिक्स का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, फिजिक्स का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिजिक्स का थ्योरी ना बहुत अच्छे से करना, फिजिक्स का थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, कहीं पे भी न्यू कॉन्सेप्ट मिले ना, नहीं कोई न्यू फार्मूला मिले, न्यू ड्राइव्ड फार्मूला मिले ना, तो उसको बहुत अच्छे से करना। इस तरह से मैंने मॉड्यूल की चीज़ों को ना बहुत अच्छे से किया था, उसका थ्योरी बहुत अच्छे से किया था, तो मेरे लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम हो गया था, क्योंकि मैं वहाँ अटकती नहीं थी। इसलिए थ्योरी में, फिजिक्स की थ्योरी में बहुत अच्छे से टाइम देना। तो मैंने इस तरह किया था कि फिजिक्स का थ्योरी साथ साथ में करती जाती थी हर चीज़ को। तो सबसे, और 2 चैप्टर को मैं पैरेलली लेके चलती थी। एक टाइम पे एक, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट होगा। 2 चैप्टर्स को मैं पैरेलली लेके चलती थी। ये मैं पूरे ईयर करती थी, जिससे मेरा सिलेबस जल्दी हो गया था। सपोज आपके फिजिक्स में 30 चैप्टर्स है, ठीक है, 30 चैप्टर्स में मैं 2 चैप्टर्स को पैरेलली लेके चलती थी, और एक चैप्टर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 दिन लगेगा, एक्सेप्ट कुछ चैप्टर्स जिसमें आपको 20 दिन लगेगा, जो कि ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है। बाकी आपके चैप्टर्स ऑप्टिक्स एंड रोटेशन छोड़ के बाकी आपको 10 दिन में हो जाएगा एक चैप्टर। और 10 दिन में मैं हर दिन का नोट्स हर दिन रिवाइज करती थी, हर दिन का क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन कर देती थी। मैं कोई भी चीज़ सेकेंड डे पे नहीं करती थी कि उसको मैं सेकेंड डे कर लूँगी, इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बचता था, जो आप नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही मैंने 7 मंथ में किया था। 3 बार चीज़ें कुछ नहीं किया था मैंने, लेकिन हाँ, मेरा कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा था, इस वजह से भी मैंने 7 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया था। सेकंड चीज़ ये आती है कि नोट्स बनाना। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे डीएम करें, प्लीज़ आप अपना नोट्स दे दीजिए, प्लीज़ आप अपना नोट्स दे दीजिए। क्या आपको क्या लगता है कि मैं ऊपर से कहीं उतरी हुई हूँ? आपकी तरह ही हूँ, आप ही के साथ पढ़ी थी, आप ही के साथ वाले बैचमेट्स के साथ पढ़ी थी, आपके जैसी ही हूँ। नोट्स खुद से बनाओ। अगर आप नोट्स खुद से नहीं बनाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं। फिजिक्स दूसरे के नोट से नहीं हो सकता। फिजिक्स में अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने उसका आंसर लिखा, आपको क्या पता कि मैंने वो क्या सोच के लिखा? आपको क्या पता कि मेरे पास उस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट था जो मैंने लिखा? अगर आप खुद से बनाओगे अपने नोट्स को, तो आपको पता होगा ना कि आप कौन से क्वेश्चन के टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिजिक्स बहुत जल्दी होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका नोट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं अपना नोट्स हमेशा खुद से बनाती थी, लेकिन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन लिखते थे ना नोट्स में, वो मैं खुद से करती थी। मेरे क्वेश्चन में सर के कभी भी सॉल्यूशन नहीं रहते थे, मेरे नोट्स में हमेशा मेरा खुद का सॉल्यूशन रहता था, जिससे मेरा टाइम बहुत बचता था। और ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह करना है, जाके वो वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन आते हैं कि मैंने मॉड्यूल कब करती थी। तो जैसे एक दिन में अगर आपके कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, एक दिन में आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन होता है मॉड्यूल में, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं होते। और अगर नोट्स रिवाइज करने के बाद आप अपने क्वेश्चन पे जाओगे ना मॉड्यूल पे, तो मैं लिटरली बता रही हूँ 10 क्वेश्चन करने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगेगा। और वो 20 मिनट के बाद जो पीछे के 10 क्वेश्चन थे जो लास्ट डे सर ने करवाया था, वो भी प्लीज़ 10 क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करना। वो 10 करके जो अल्टरनेट डे का आप 2 बार करोगे ना, ये मैं करती थी बहुत ज़्यादा। आज का भी मैंने 10 क्वेश्चन किया, और मैंने लास्ट डे का भी किया, फिर नेक्स्ट डे गई तो मैंने नेक्स्ट डे का भी किया, और आज का भी किया। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर चेन बना रखा था, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉपर चेन बना था, और मैं बहुत अच्छे से क्लियर होती थी। और ये मैं नोट्स में भी करती थी। नोट्स जब मैंने एक दिन का रिवाइज किया, तो वो सिर्फ रिवाइज नहीं करती थी, पीछे का भी एक दिन का करती थी। तो ये मेरा अल्टरनेट डे मॉड्यूल और नोट्स में चलता था, जिससे मुझे लास्ट में रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता था, और इस वजह से मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम लग रहा था, और मैं हर जगह ढूंढती थी लूप जहाँ से मुझे टाइम कम लगे। ये पूरा मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया। टेस्ट सीरीज शुरू से करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज अब अगर शुरू से करोगे ना, स्टार्टिंग डे से, आपका एक टारगेट होगा कि मेरे को ये सिलेबस 14 डेज में कंप्लीट करनी है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, एक प्रेशर होगा। अगर आपको ये है कि मैं जैन या दिसंबर में जाके अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। सेकेंड चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज माइनर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का दिया जाता है, और मेजर्स आप 2 से 3 इंस्टीट्यूट के देते हो। हर स्टूडेंट जितने भी हैं वो दिसंबर या जैन से जब भी मेजर देते हैं, वो 2 से 3 इंस्टीट्यूट का देते हैं, बट जो माइनर होता है वो हर बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं, वो एक ही इंस्टीट्यूट का देते हैं। उस टाइम आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ अब मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री का। तो शुरू में मैं 5 घंटे सुबह के मैं फिजिक्स करती थी, और ये सारी चीज़ें मैं करती थी, जिससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता था। एक बार फॉलो करके देखो, मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ बोलते हैं कि हाँ दी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो चीज़। तो सच में इफेक्टिव है, और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही कि हाँ मुझे मैसेज आते हैं, मुझे सच में आते हैं मैसेज। उसके बाद अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, बट बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपका एक बार टाइम लेगा, बस एक बार। फिजिक्स ऐसा कि 2-3 बार टाइम लेता है, केमिस्ट्री अगर एक बार टाइम ले लिया, उसके बाद वो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करती थी मैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा ये था कि मैं एक एक चैप्टर, पहले जो बेसिक वाला जो पार्ट है, जो बेस वाला पार्ट होता था ना, उसमें मैं बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम दे के करती थी। देन उसके बाद वाला पार्ट जो है ना, वो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता था। जब बेस में मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेती थी ना, तो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स गई या फिर मैं आयनिक गई, तो वो जो प्रॉपर जो कैलकुलेशन होता है ना, वो मेरे लिए ईजी हो जाता था। और बच्चे क्या करते हैं कि आयनिक से स्टार्ट कर देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते थे। नहीं, ये बहुत गलत है। बेसिक करो ना, पहले बेसिक को प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। आपका प्रॉपर प्रैक्टिस कब हो रहा है? जब आप मॉड्यूल कर रहे हो और एक भी क्वेश्चन में अटक नहीं रहे, जब आप नोट्स कर रहे हैं, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर मतलब आपका वो चैप्टर क्लियर है। अगर आप कहीं भी 2 टॉपिक में अटक रहे हो, तो मतलब आप उस चैप्टर से मूव ऑन नहीं कर सकते, आपका वो चैप्टर क्लियर नहीं है। हर चैप्टर को जज करने का यही पॉइंट है कि आप अपने जो भी चैप्टर को करो, पहले ये देखो कि मॉड्यूल आपका कंप्लीट है, किसी भी टॉपिक में आप अटक रहे हैं। अगर टॉपिक में अटक रहे हो, फटाक से जाओ उस चैप्टर की, उस वाले टॉपिक को अपने नोट्स से रिवाइज करो और उसके बाद वापस से वो सारे क्वेश्चन करो। पीवाईक्यू अभी रुक जाओ, जाके अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करना। अभी कॉन्सेप्ट प्रॉपर बिल्ड करो और उसके बाद देखो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, जब मेरा ऑलमोस्ट 12th हाफ हो गया था, 11th कंप्लीट और 12th हाफ हो गया था, जो मुझे लगा था 1.5 मंथ टू 2 मंथ में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया था। और क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करती थी, और एक फिजिकल केमिस्ट्री को एक चैप्टर करने में 7 डेज लगते हैं मैक्स, या 10 डेज मैक्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट 10 है, तो आपके जो है वो ऑलमोस्ट 70 डेज में हो जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 मंथ में आपके फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा भी हो गया था। फिर मैंने अपना ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था 2.5 मंथ के बाद। और ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के बाद, ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स का पूरे ईयर वही फॉलो करना है जो बताई हूँ। अब अपन आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक का आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है। नोट्स कमांड कर लोगे आप, फटाक से कर लोगे। नोट्स आपका खुद का होना चाहिए, नोट्स में प्रॉपर थ्योरी आपका होना चाहिए। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का। अगर थ्योरी स्किप करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। थ्योरी बहुत अच्छे से करना। उसके अलावा ऑर्गेनिक में एमटीजी में करती थी। एमटीजी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैंने अपने जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा बताऊँगी, और मैंने कैसे कैसे स्टडी मटेरियल फॉलो किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊँगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत अच्छे से करना। मैं मॉड्यूल नहीं सॉल्व करती थी किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनिक में, तो मैं ऑर्गेनिक में आपको भी मॉड्यूल सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आप एक कोई भी बुक एमटीजी या फिर जो भी बुक आपको अच्छा लग रहा है, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हो ऑर्गेनिक पे। लेकिन ऑर्गेनिक में नोट्स में थ्योरी बहुत अच्छे से करना। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी आप जितनी बार करो, अगर 20 बार करते हो तो 20 बार करना। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी डेली पढ़ना। और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में एक चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे आप नोट्स बनाओगे ऑर्गेनिक में, फटाक से अपने एनसीईआरटी पे जाना है, एनसीईआरटी पे वो टॉपिक पढ़ना, और उसके बाद जब सेकंड डे आप सेकंड टॉपिक पढ़ोगे तो वो एनसीईआरटी के साथ पीछे वाला एनसीईआरटी भी पढ़ना, और ऐसे पूरा करना। मतलब ऐसा नहीं अल्टरनेटिव्स में नहीं करना, जैसे एक दिन का किए तो एक दिन का करिए, फिर नेक्स्ट डे तो उस पिछले वाले दिन का भी किए, यस्टरडे का, फिर नेक्स्ट डे तो डे बिफोर यस्टरडे, देन यस्टरडे एंड देन टुडे। इस तरह से प्रॉपर चेंज करना, जिससे क्योंकि अगर आप एक एक दिन का पढ़ोगे ना तो आप एनसीईआरटी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी प्रॉपर कनेक्ट करने की चीज़ है ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक का पूरा ऑर्गेनिक कनेक्टेड है पूरा। तो 11th बहुत पेशेंसली करना, बहुत टाइम देना। ऑलमोस्ट 1 मंथ सिर्फ आप अपने जीओसी, आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म में देना। अगर वो क्लियर हो गया, 12th का पोर्शन आप 1 मंथ में पूरा 12th करके निकाल लोगे, पूरा। कुछ नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो। अगर ये छोड़ के गए तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म सर दर्द करवा देगा। इसलिए मैंने इसमें बहुत अच्छे से टाइम दिया था, प्रॉपर नोट्स रिवाइज करती थी। जितना भी जीओसी मैं सबसे ज़्यादा रिवाइज करती थी, क्योंकि सबसे घटिया मुझे वही लगता था। जीओसी बहुत अच्छे से करना। ये मैंने आपको ऑर्गेनिक का बता दिया। ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट किया था 2.5 मंथ में। मैं हर टाइम बोलूँगी कंसिस्टेंसी ही था जो मुझे नीट में सिलेक्शन दिलवाया है, और आपकी कंसिस्टेंसी ही होगा जो आपको नीट से सिलेक्शन से रोकेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन करना। बीमार भी हो गए तो 2-3 घंटे पढ़ने की जितना हो सके ना, जितना बॉडी दे सके साथ, उतना ट्राई करना, क्योंकि 1 साल ही है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। और नीट बहुत बार होता है, लेकिन आपका नीट आखिरी है, बस ये सोच के प्रिपेयर करना। ये मत सोचना कि नेक्स्ट ईयर फिर से नीट दे देंगे। तो 2.5 मंथ में ऐसे मैंने ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया था, और जब मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तो उसके साथ मैंने फिजिकल भी वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। तो रिवीजन के लिए मुझे कुछ अलग से जाके टाइम नहीं निकालना पड़ा। मैंने इनऑर्गेनिक के साथ ही मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था फिजिकल केमिस्ट्री भी। तो ये साथ वाला रिवीजन इसलिए किया था क्योंकि इनऑर्गेनिक मेरे लिए ऑलमोस्ट थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक। और मुझे ये पता था कि एनटीए जो है वो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री किसी हद तक खराब कर सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में वो कुछ नहीं कर पाता। आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो इनऑर्गेनिक में, वो इनऑर्गेनिक कभी हार्ड नहीं किया। वो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक हार्ड करता है केमिस्ट्री में। तो इसलिए ऑर्गेनिक में मैंने साथ में रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। तो ऑर्गेनिक में मैंने कुछ आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ लेक्चर और एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लिया और लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, और साथ में एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके प्रॉपर नोट्स बनाना है, छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ। अभी मैंने प्रॉपर जो मेन सिलेबस कैसे कंप्लीट किया मैं ये बता देती हूँ। उसके बाद अपन आते हैं बायो पे। तो बायो पे मैंने 1 शॉट लिया था, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। उसके अलावा एनसीईआरटी मैंने किस तरह पढ़ा था ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। बायो मेरा बहुत ईजी हो जाता था, इसलिए क्योंकि बायो में थोड़ा कम भी टाइम लगता था, और उसके अलावा बायो में थोड़ा
अकेले में पढ़ती थी। सबसे पहली चीज़ मेरी सबसे की पॉइंट ये है कि जब मैं बायो पढ़ती थी ना तो मेरे आस-पास कुछ नहीं होता था और बायो में एक फ्लो में करती थी। ये नहीं कि 2 लाइन पढ़ी फिर मैं अपने दोस्त से कुरकुरे खाने लग गई, फिर 2 लाइन पढ़ी फिर मैं कहीं पानी पीने चली गई, नहीं। जब मैं बायो पढ़ती थी तो मेरे आस-पास कोई नहीं होता था और मैं बायो को बहुत स्लो पढ़ती थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है। बायो का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे मुझे लगता था कि ये सिर्फ रट रही हूँ मैं, फट से जाके मैं गूगल करती थी और गूगल से वो लाइन पूरा एक्सप्लेन करता है, मैं वो समझने की कोशिश करती थी। उसके अलावा थर्ड चीज़ ये है कि मैं बायो को जो जितने भी पॉइंट जैसे इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट मैं थोड़ा कम करती थी, लेकिन आप करना क्योंकि मेरे नीट में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन मैं समरी बहुत अच्छे से करती थी, बहुत सारे चैप्टर का समरी, सिलेबस जो चैप्टर मेन चैप्टर है उससे बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो समरी बहुत अच्छे से करती थी। तो इस तरह से मेरा बायो बहुत ईजिली हो गया था। बायो आपका हो जाएगा, देखो बायो में कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स और मेन केमिस्ट्री है, ये दोनों अगर आपका हो गया तो बायो आप सच में कर लोगे। डेली 2-3 घंटे बायो करो, एंड में अपन 5-6 घंटे बायो कर लेंगे, लेकिन शुरू में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ही फोकस होना चाहिए। बायो पहले खत्म कर लेते हैं फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट लगा के सिर्फ नीट में सिलेक्शन रोक रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप अपने साथ। इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस प्रॉपर प्लान 2.5 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ इस तरह से करके और फिजिक्स को कंटिन्यू 2 चैप्टर साथ में लेके चल के किया था। डेली मैं 13 to 14 आवर पढ़ती थी, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे साथ ये भी होता था कि मेरा बहुत डाउन हो जाता तो मैं 3 to 4 आवर भी पढ़ती थी और कभी कभी मैं बीच में कंप्लीट 1 डे का गैप भी लेती थी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। पूरे वीक में एक भी दिन गैप नहीं लेती थी, तो इसलिए मैं कभी कभी एक दिन का गैप भी लेती थी। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो और अपनी सिलेक्शन को बहुत अच्छे से करो, बहुत 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 मेहनत करो। ये मत सोचो कि नीट हर बार दिया जा सकता है, आपका नीट ये लास्ट टाइम है। ये सोचो कि नीट का लूप मत बनाओ, नीट को निकालना है, नीट को क्रैक करना है, नीट में फंसे नहीं रहना है। इसलिए अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करो, बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। आसपास बहुत बार टूटेगा, सबका टूटता है, मेरा भी कम से कम 20 बार कंसिस्टेंसी टूटा था, लेकिन कंसिस्टेंसी वापस लाने की ट्राई करना। ये नहीं कि खुद को एक्सक्यूज हो कि कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा, नहीं, खुद से वापस लाओ तो फिर आप कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।